हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है वो कैसे रेलेवेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो जैसे कि अभी बजट डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में, तो जो भी डिस्कशन, जो भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रहेंगे, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स उसी के रिगार्डिंग रहेंगे। ओके, और इसके साथ भी अलग जो भी चीज़ें हमें लगेगा कि ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, तो 2025 बजट विल इट ट्रिगर द राइट एनिमल स्पिरिट। ओके, तो एनिमल स्पिरिट क्या होता है? जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का छूट दिया गया है टैक्स का। तो इसमें क्या है, आपका लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगा, ओके, तो उसमें क्या करेंगे, लोगों का जो खर्च करने का टेंडेंसी है वो बढ़ेगा। और लोग क्या करेंगे, आपके ऑटोमोबाइल ही हो या फिर घर बनाना हो या फिर घर खरीदना हो या फिर आपके जो भी डेली लाइफस्टाइल में जो भी कमोडिटीज़ चाहिए वो खरीदना हो, तो उसमें क्या है, एक बढ़ोतरी देखी जाएंगी। ओके, तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो उसी को इसमें एनिमल स्पिरिट कहा गया है। तो इसमें जो भी ऑथर साहब हैं, इन्होंने ये लिखा है कि क्या ये जो एनिमल स्पिरिट है वो रिवाइव होगा। ओके, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो अगर एनिमल स्पिरिट रिवाइव होता है तो क्या होगा, इसका एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट इकोनॉमी में देखा जाएगा और उससे हमें क्या है, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो उसमें मदद मिलेगा। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये जो भी डिस्कशन हमने कल देखा था उसी का आपका फर्दर वैल्यू एडिशन है, और जो भी पास्ट डेटाज़ है वो भी इसमें मेंशन किए गए हैं। ओके, पास्ट मतलब कल जो भी पढ़े थे वो डेटाज़ भी इसमें हैं, और ये जो भी आपके प्रोजेक्शन है 6.4%, तो ये सभी चीज़ें इसमें हमने ये कल भी और इससे पहले भी आपको दिखाया था। तो ये सभी चीज़ें आप फिर से पढ़ लीजिएगा, आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल में आपका क्या है, एक रिवीजन पर्पस से ही दिया गया है कि आपका जो भी लर्निंग है उसमें आपका रिवीजन होता रहे। ओके, ताकि आप चीज़ों को नहीं भूलें और आपका जो भी डेटा है, जो भी कंसेप्ट है वो आपको याद रहे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट चोला अम्पायर, जो आपका मेडिएवल इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अम्पायर था जो साउथ में था। और इसमें क्या है, जब हम लोग कोई भी अम्पायर देखते हैं, वो चाहे आपका चोला अम्पायर ही हो या फिर मुग़ल अम्पायर ही हो या फिर एंशियंट समय का आपका मौर्यन अम्पायर ही हो, तो कोई भी अम्पायर में हमें क्या देखना होता है कि उस समय में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, वहाँ का सोशल सिस्टम कैसा था, वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो कैसा था। फिर इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से भी हमें देखना होता है कि डिफरेंट रीजन के साथ कैसा रिलेशन था। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी हो जाती है। और जैसे कि जो चोला अम्पायर है या फिर जो इम्पीरियल चोलाज है, जो 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक थे, और ये साउथ का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर रहा है और बहुत लॉन्ग समय तक रूल किया है। तो इसमें इनका जो भी आपका पॉलिटिकल, सोशल, फिर इकोनॉमिक, जो भी पास्ट है, ओके, जो भी डेवलपमेंट्स थी उस समय में, उन चीज़ों को हमें ट्रेस करना ज़रूरी हो जाता है फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। ओके, इसी के साथ चोला ने कैसा जो अपना इम्पीरियल पावर है उसको एक्सटेंड किया बियॉन्ड इंडिया। ओके, स्पेशली आपका साउथ ईस्ट एशिया जो भी नेशंस है उसमें, तो ये चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हो जाती है। और इसी के साथ जो भी आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट था वो हमें जानना ज़रूरी हो जाता है फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव। तो ये जो भी चीज़ें इसमें अभी मेंशन की गई है मोस्टली आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से ही दिया गया है कि कैसे चोला एम्पायर के समय में आपका टेम्पल आर्किटेक्चर का कैसे डेवलपमेंट हुआ था, फिर स्कल्पचर्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ था। तो ये सभी चीज़ें हमें क्या है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ओके, तो इससे क्या है, अभी आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन है आपको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना ज़रूरी हो जाता है इसी आर्टिकल के साथ। ओके, तो इसमें सभी चीज़ें हमने मेंशन कर दी है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग आपका एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के बारे में।
तो पहले भी हमने आपको बताया था कि जो अशोक गुलाटी जी हैं तो वो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत एक्सपर्टीज़ रखते हैं और गवर्नमेंट को भी पॉलिसी सजेशंस दिए हैं पास्ट में। ओके, तो इससे क्या हो जाता है, आपका उनका जो भी आर्टिकल है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन से अभी चैलेंजेस देखे जा रहे हैं, गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज़ लिया गया है उसमें कौन सी आपके लैकिंग्स है, और फिर इन फ्यूचर कैसा हमें रोड मैप रखना है, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है बजट में, किन सब चीज़ों में प्रेफरेंस देना था, दिया नहीं गया, तो ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाती है इस आर्टिकल से। ओके, तो सभी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरह से मेंशन कर दी गई है। ओके, बजट एलोकेशंस कितना है, तो ये सब चीज़ हमने कल भी डिस्कशन किया था। लेकिन अभी इनका जो व्यू है कि इनसे हमारा कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या फिर कौन कौन से चैलेंजेस परसिस्टेंट रहेंगे, उनको कैसे टैकल करना होगा, वो सजेशंस इसमें रहेंगे। और आप प्री में, मेंस में एज वेल एज इंटरव्यू में इस पार्ट से क्वेश्चन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है, क्योंकि ये लगभग 46% जो इंडियंस हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, और रूरल लाइवलीहुड का ये सबसे बड़ा ज़रिया है। तो इससे क्या हो जाता है, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ओके, वो चाहे आपका जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 में, 3 में। ओके, तो इसीलिए क्या है, आपको ये जो एग्रीकल्चर का थीम है, ओके, तो इसको एक ब्रॉडर थीम कंसीडर करके इसको प्रिपरेशन करना हमें ज़रूरी हो जाता है। और जो भी डेटा है, जो भी बजट एलोकेशंस है, जो भी स्कीम्स है, ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई है। तो ये स्कीम क्या है, हमें साइलोस में नहीं पढ़ने हैं, इन सभी को कनेक्ट करके पढ़ना है, और इसीलिए हमने इसमें जो भी स्कीम्स है इसको कनेक्ट कर दिया है। ओके, चलिए देखते हैं फ्यूचर रोड मैप इसमें मेंशन कर दिया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो सभी चीज़ें इसमें जो भी रिफॉर्म करना है, जैसे मार्केट रिफॉर्म करना है, ओके, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे कम करना है, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे डिस्टॉर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी हो जाती है। कैसे ये एमएसपी मोनोकल्चर को प्रमोट कर रहा है, कैसे सॉइल को डिग्रेड कर रहा है, ये सभी चीज़ें लिंक करके पढ़नी होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट ट्रम्प 2 एरा के बारे में। तो ट्रम्प 2 एरा में अभी आप देख सकते हैं कि जैसे जो भी टैरिफ हाइक हुआ है, स्पेशली चाइना के ऊपर, फिर आपका मैक्सिको, कनाडा के ऊपर, तो इन फ्यूचर क्या है, इंडिया के ऊपर भी टैरिफ हाइक हो सकता है। और हमारा क्या है, यूएसए में एक लार्ज चंक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो अभी रिसेंटली जो बजट है इसमें क्या है, हमारे एमएसएमई के ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत सारा आपका प्रोविजंस रखा गया है। तो अभी आने वाले समय पे क्या है, एमएसएमई इंडस्ट्री सेक्टर इसमें ग्रोथ देखा जाएगा। लेकिन अब क्या है, जो भी ग्रोथ होगा उसको ग्रोथ होने के लिए हमारा जो भी एमएसएमई हो, इंडस्ट्री हो, जो प्रोडक्ट उन लोग बनाएंगे या फिर जो भी सर्विसेज वो देंगे, तो उनका अगर प्राइस यूएसए में बढ़ता है, टैरिफ अगर हाइक होता है, तो हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट घट जाएगा। और एक्सपोर्ट घटते ही क्या है, हमारे जो भी सेक्टर्स है, जो भी इंडस्ट्री है, एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके ऊपर क्या है, एक बुरा असर पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हमें कैसे फ्यूचर रेडी रहना है, उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो बात करता है, ये भी अबाउट यूनियन बजट के बारे में ही बात करता है। ओके, तो इससे क्या है, हमें फर्दर आपका एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा बजट के बारे में। ओके, जो भी हमने कल देखा था प्रोविजंस बजट में थी, तो उन्हीं को फर्दर इसमें एक पर्सपेक्टिव डाला गया है ऑथर साहब के द्वारा। ओके, तो ये सभी चीज़ आप इसमें देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी बजट के बारे में ही बात करता है। ओके, जो भी बजट के प्रोविज़न है उसमें जो भी प्रोविज़न है वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, ये सभी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और कैसे हम अपना ग्रोथ अचीव कर पाएंगे, या फिर ग्रोथ अचीवमेंट में कौन कौन से हर्डल्स रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, उनको कैसे हमें टेकल करना होगा, उसी रिगार्डिंग ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये जो भी डेटाज़ है या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये वैल्यू एडिशन, इसमें वैल्यू एडिशन के साथ इन चीज़ों को भी जोड़ दिया गया है, जो हमारे पास्ट के पीडीएफ में भी मेंशन थी। ओके, तो इससे क्या है, आपको एक हॉलिस्टिक आइडिया मिल जाएगा, और जो भी डेटा है वो भी आपको याद रहेगा, कॉन्सेप्ट भी याद रह जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
तो आगे का जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल, ये बात करता है अबाउट दी वोकल क्लास। ओके, तो जो टैक्स इंसेंटिव दिया गया है या फिर जो टैक्स छूट दिया गया है अप टू 12 लैक्स, ओके, तो उसमें क्या है, अभी आप देखिए कि 12 लाख कमाने वाले जो लोग होंगे वो ऑब्वियसली मिडिल क्लास होंगे और वो वोकल क्लास होंगे, हाईली एजुकेटेड भी होंगे। तो वो जो वोकल क्लास है उनका क्या है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव शेपिंग में बहुत रोल रहता है। ओके, उनका इसीलिए क्या है, उनको खुश रखना कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, उसके बारे में यह आर्टिकल बात करता है। तो इससे एक आपको अच्छा इंसाइट मिल जाएगा। ओके, तो ये भी आप अपने ओर से पढ़ लीजिएगा। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि कैसे मिडिल क्लास इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में। ओके, तो इसीलिए क्या है, मिडिल क्लास को आपका उनका एस्पिरेशन फुलफ़िल करने के लिए ये सभी छूट दी गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो ये भी इनकम टैक्स कट के बारे में ही बात करता है, लेकिन ये आर्टिकल एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी देता है कि जो इनकम टैक्स कट है उससे सल्यूशन नहीं होगा। हमारा जो टैक्स का आपका नेट है उसको बढ़ाना होगा और लोगों को टैक्स नेट में शामिल करना होगा, क्योंकि हम अगर टैक्स कट देते हैं, ओके, तो और हमारा टैक्स नेट नहीं बढ़ता है, तो उससे क्या होगा, आपका फर्दर गवर्नमेंट क्या करेंगी, टैक्स बढ़ाने के लिए या फिर टैक्स अर्निंग को बढ़ाने के लिए जीएसटी पे ज़्यादा रिलाई करेंगी। और जीएसटी में रिलाई करने से क्या होगा, ये चीज़ें जो भी आपके पोअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उन लोगों को इम्पैक्ट करेंगी। ओके, तो इसी के लिए इसमें ये सजेशन दिया गया है कि हमारा जो आपका टैक्स का नेट है, डायरेक्ट टैक्स का नेट है, उसको बढ़ाना है, उसमें और लोगों को और टैक्स पेयर को शामिल करना है। ओके, तो इसीलिए ये आर्टिकल ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि टैक्स कट से आपका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी के ऊपर, कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तभी आपको ये सब चीज़ें क्या है मेंशन करनी होंगी कि गवर्नमेंट क्या करेगा, जीएसटी पे ज़्यादा रिलाई करने लग जाएगा और उससे क्या है, जो आपके डाउन ट्रोडन सेक्शन है या फिर पोर सेक्शन है उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हो जाएंगी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो इसमें क्या है, आपको ये चीज़ें तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल से क्या है, आपको एक अच्छा इंसाइट, एक अच्छा पर्सपेक्टिव आपका बिल्ड हो जाएगा। ओके, जो एग्ज़ाम में कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो आर्टिकल है, ये हमारा जो नया टैक्स लॉ आने वाला है उसके रिगार्डिंग बात करता है कि कैसे जो नया टैक्स लॉ होगा वो करंट टैक्स लॉ से सिंपल होगा, और उसमें कैसे जो भी टैक्स हैरेसमेंट पास्ट में की गई है, ओके, या फिर जो भी टैक्स टेररिज्म जैसे कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं कि कैसे टैक्स अथॉरिटीज़ एक टेरर क्रिएट करती है टैक्स पेयर के ऊपर, तो उन चीज़ों को इसमें टेकल किया जाएगा और एक एकदम सिंप्लीफाइड वे में इस टैक्स लॉ को लाया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर ये टैक्स लॉ रिगार्डिंग क्वेश्चन आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, वो चाहे प्री में हो, मेंस में हो या फिर आपके इंटरव्यू में हो। ओके, तो इससे पहले भी जो भी आपके टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये तो हमने पास्ट में पढ़े ही है, फेसलेस टैक्स असेसमेंट, फिर विवाद से विश्वास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो मैकेनिज्म था, फिर टैक्स पेयर का चार्टर भी बनाया गया था जिसमें जो भी टैक्स पेयर है उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मेंशन किए गए थे। ओके, तो अभी क्या है, इन चीज़ों को और सिंप्लीफाई करके लॉ के आकार में बना दिया जाएगा। तो इसमें ये सभी चीज़ें मेंशन कर दी गई है कि क्या फीचर, न्यू फीचर होंगे इस बिल में, ओके, या फिर इस लॉ में। तो सिंप्लिसिटी रहेगा इसमें, जैसे जो भी एम्बिग्विटीज़ रहती है लॉ में उसको हटाया जाएगा। ओके, शॉर्टर फिर क्लियरर टैक्स कोड होगा। ओके, फिर डिक्रिमिनलाइज अप्रोच लिया जाएगा कि आपको अपने कोई किसी टैक्स पेयर ने अगर कोई भी इसका प्रोविज़न वायलेट किया तो उसको क्रिमिनल की तरह ट्रीट ना करके उसको सिर्फ पेनल्टी देना होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या है, जो भी टैक्स पेयर है उनको एनकरेज करेंगी, ओके, टैक्स पे करने में, और उनको दिक्कत नहीं होगा। ओके, और इसी वजह से क्या होगा, वो जो भी टैक्स अभी तक इवेड करते थे वो नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज वेल एज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ओके, तो अभी देखिए, हम जब भी दूसरे कोई भी नेशन के साथ ट्रेड करने जाते हैं तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें होता है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी डिफरेंट टाइप होते हैं, तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या है, हमें हमारा जो आपका बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होता है दो देश के बीच में, जिस ट्रीटी से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में कैसे एक आपका ईज़ लाया जाएगा। ओके, कैसे इजीली इन्वेस्टमेंट आएगा और जो भी इन फ्यूचर डिस्प्यूट होगी उसको कैसे इजीली रिजॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में क्या होता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में दिखाया जाता है। तो अब अभी तक जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसमें बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ थी। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, हम जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का जो भी मेजर्स होता है वो सही नहीं होता है, तो उसको सही करने के लिए क्या किया गया है, इसमें ध्यान दिया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज़ किया है कि जो भी आपका बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उनको और ईजी किया जाएगा। ओके, ताकि हम क्या कर सकें, अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिफरेंट नेशंस का जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे देश में एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको हम पा सकें और हमारा जो भी ग्रोथ है उसको और आगे बढ़ा सके। तो ये उसी रिलेटेड बात करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई है। जो अगला टॉपिक है वो बात करता है अ बजट दैट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग एट ग्रोथ ओरिएंटेड। तो ये बजट कैसे फॉरवर्ड लुकिंग है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये कल भी हमने देखा था। तो इसमें क्या है, आपको एक नया फिर पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसको भी आप अपनी ओर से पढ़ लीजिएगा। तो कल जो भी चीज़ें हमने देखी थी वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में आप देखा था कल हमने कितना कैपेक्स 10% इंक्रीज़ हुआ है पिछले ईयर की कंपैरिजन में। तो जॉब क्रिएशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो रटी रटाई बातें हैं, तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा अपनी ओर से। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो ऑन लीव इन रिलेशनशिप इन उत्तराखंड। तो रिसेंटली जो उत्तराखंड में आपका ऐसे जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड था वो तो जो लॉ था उसको पास कर दिया गया था आपका फरवरी 2024 में, लेकिन इसको अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन में लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर क्या है, नए रूल आए हैं। तो वो रूल क्या कहता है कि जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे जो भी कपल, उनको लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और जो भी आपके रूल्स है उसको मान के चलना पड़ेगा। अगर कोई रजिस्टर नहीं कराता है तो उनके ऊपर क्या है, आपका पीनल एक्शन लिया जाएगा। तो अभी ये चीज़ क्या है, आपका जो कपल का प्राइवेसी होता है उसको वॉयलेट कर रहा है, और उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, कैसे सोशल पुलिसिंग होने वाला है, कपल का जो प्राइवेसी है उसको वॉयलेट करने वाला है, और जो पुट्टास्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी दिया गया था उसका वॉयलेशन होने वाला है। तो इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर आप क्या है, इस मुद्दे के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सभी चीज़ें इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से दिखा दी गई है। आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ओके, और इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या प्रॉब्लम होने वाला है, सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें आपका जो भी इसका सपोर्टर है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि इसमें लीगल क्लैरिटी आएगा, प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट फ्रॉड। ओके, और जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको स्टैंडर्डाइज्ड किया जाएगा, और क्रिटिक्स में आपका प्राइवेसी वायलेट होगा। ओके, सोशल पुलिसिंग बढ़ेगा। तो ये चीज़ें क्या है, आप एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द लीगल सिस्टम अंडर विच सिटीजनशिप इज़ रिक्वायर्ड। तो हाल ही में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया यूएस से, ओके, कि जो वहाँ पे जो भी बच्चे बॉर्न होंगे यूएसए में उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी जब ये आर्टिकल न्यूज़ में है तो इन फ्यूचर क्या है, आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस पूछा जा सकता है इंडिया और यूएस के सिटीजनशिप लॉ के बारे में। ओके, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस रखे गए हैं।
सिटीजन्स के। ओके, तो हमारा जो जीएस पेपर 2 पॉलिटी है उसमें हमें ये सिलेबस में मेंशन ही किया गया है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के कंपैरिजन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उस लिहाज से ये आर्टिकल अगेन ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो इसमें आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मेंशन किए गए हैं। जो भी हमारा सिटीजनशिप लॉ है वो कैसे चेंज हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको देखनी है। हमारा जो भी पास्ट है प्लस यूएस का जो भी पास्ट एंड प्रेजेंट है, ओके, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसमें मेंशन कर दी गई है। ओके, चंद शब्दों में, तो आप इसको देख के अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट द वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ एआई ड्रिवन जेनेटिक टेस्टिंग। ओके, तो जेनेटिक टेस्टिंग किया क्यों जाता है कि जो भी जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती है ताकि उसको अच्छी तरह से डायग्नोसिस किया जा सके एज वेल एज़ उसका क्योर निकाला जा सके। तो इसके लिए एआई का कैसे जेनेटिक टेस्टिंग में इस्तेमाल होगा, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो एआई ड्रिवन जेनेटिक टेस्टिंग होगी तो उसमें हमें कौन कौन सी बेनिफिट होंगी, फिर उसमें कौन कौन से चैलेंजेस है, उसका वे अहेड क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग ड्रग प्रॉब्लम। तो आफ्टर मणिपुर आसाम डेस्ट्रॉयज पॉपी प्लांटेशन। तो पॉपी प्लांटेशन आपका ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में डेस्ट्रॉय किया गया है रिसेंटली, ये कल का न्यूज़ है। ओके, तो इसमें आपका क्या है, अभी जो ड्रग का एंगल है, जैसे हमारा गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिश्चियन है, वो कैसे देश के अंदर ड्रग का जो मीनेंस है उसको बढ़ा रहा है, फिर ड्रग के वजह से कैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स देश में देखे जा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ओके, तो इसमें ये सभी चीज़ें मेंशन कर दी गई है। ऐसा लग सकता है कि ये आर्टिकल आसाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन ये ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो गोल्डन क्रिश्चियन है वो पंजाब, फिर आपका जम्मू कश्मीर रीजन में, फिर गोल्डन ट्रायंगल कैसे नॉर्थ ईस्ट में जो भी ड्रग का प्रॉब्लम है उसको कैसे बढ़ा रहा है, फिर मणिपुर जो क्राइसिस चल रहा है उसमें कैसे जो ड्रग का एंगल है वो कैसे रोल प्ले कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्राइसिस इन कोंगो। सो कोंगो में क्या है, जो टूटसी आपका एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है, तो वो कैसे अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ओके, उनका ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो आपको लग सकता है कि ये आर्टिकल इतना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये ज़रूरी है कैसे कि आप देख सकते हैं श्रीलंका में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन सिन्हालास एंड तमिल। ओके, फिर आपका जो भी कन्फ्लिक्ट था बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, फॉर ग्रेटर आपका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसको क्या है, एक आप सिंक में ये चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और इन फ्यूचर में ऑटोनॉमी रिलेटेड कोई भी सवाल आता है, ओके, तो या फिर अनइवन डेवलपमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल बनते हैं, तो उसमें क्या है, इन चीज़ों को आप एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आर्टिकल भी इसमें दे दिया गया है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप इससे समझ सकते हैं, इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट सभी इसमें मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट असम साहित्य सभा। ओके, तो असम साहित्य सभा एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है आसाम का। तो ये स्पेशली आसाम के पर्सपेक्टिव से ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि असम साहित्य सभा का क्या रोल है आसाम के लैंग्वेज को, कल्चर को प्रोटेक्ट करने में। तो उस रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और अबाउट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फॉर्मेशन, ओके, ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम लिहाज से एपीएससी पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है वो बात करता है अबाउट शंकर देवा डिवोशन एंड डिप्लोमेसी। तो ये आर्टिकल अगेन क्या हो जाता है, आपका जो भी हमारा हम अपना मेडिवल हिस्ट्री में भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं उस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो शंकर देव एक सेंट थे आसाम से। मेडिवल असम हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ा जाता है कि कैसे इन्होंने जो आपका सोशियो रिलीजियस मूवमेंट लाया, कैसे कल्चरल रिफॉर्म्स लाए। ओके, लिटरेचर में इनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, तो ये चीज़ें हम क्या है, आपके सिर्फ आसाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, हम जैसे कि जो ब्रॉडर हम भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं थ्रू आउट इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, तो उसमें क्या है, हम जो शंकर देव जी का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है एपीएससी एज वेल एज़ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यूपीएससी में भी आपको क्या है,
शंकरदेव जी के बारे में पूछा जा सकता है, तब क्या है आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला आर्टिकल बात करता है अबाउट जो पॉक्सो एक्ट है। तो पॉक्सो एक्ट का कैसा इम्प्लीमेंटेशन है आसाम में, ओके, कितने लैगिंग्स हैं, तो ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ओवरऑल पॉक्सो के बारे में जानना हमें ज़रूरी हो जाता है, ओके, कि ये जो भी एक्ट है ये कैसे आपका चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है और इसका मिसयूज़ कैसे हो रहा है। तो ये सभी पर्सपेक्टिव हमें जाननी ज़रूरी हो जाती है, एज वेल एज़ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से या फिर डिफरेंट हाई कोर्ट के क्या जजमेंट्स रहे हैं पॉक्सो के रिगार्डिंग, तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती है, ओके। तो आज के लिए इतना ही था। तो ये जो भी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, आप इसको अपनी ओर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ओके। और कोई भी आपका सवाल रहा, डाउट रहा, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।